दोस्त आज हमने थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को आगे लेके जाना है। लास्ट क्लास तक हमने ये कवर किया था कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स मीट करती है तो सर कंपनी आगे चलती है, और शेयर होल्डर और डेट होल्डर की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कम से कम कंपनी को इतना कमाना चाहिए जितना कि उसका व्यय है। याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हमने ना दो तीन छोटी छोटी चीजें कवर करनी है, फिर हमने एक बड़ा सवाल देखना है। आज हम जो चीज कवर करने जा रहे हैं वो जनाब मार्केट वैल्यू कन्वेंशन। इसकी स्पेलिंग देख लेना, सही लिखी है मैंने अभी। कर देता हूँ मैं, विनिश अभी कर देता हूँ बेटा। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, ताकि एग्जाम में गलती ना करो। ये वो गलती है जो लोग बीएफडी के पेपर में भी जाके करते हैं, जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो। देखो एक कंपनी का डाटा आपको दिया है, एक कंपनी का आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपए पर शेयर। कितना आ गया ये? 1 लाख। इस कंपनी का रिटेन अर्निंग्स सर 2 लाख रुपए। इस कंपनी के अदर रिजर्व्स 1,05,000 रुपए। हम सबको ये बात पता है कि अदर रिजर्व्स कैसे बनते हैं, ये पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो आप जो भी कमाते हो ना वो रिटेन अर्निंग में जाता है। डन? जो चीज रिटेन अर्निंग में पड़ी हुई है ना, उसको देख के तुम्हारा शेयर होल्डर चिल्लाएगा कि डिविडेंड दो। ऐसा है? रिटेनिंग में 2 लाख रुपए पड़े, इसका मतलब पता क्या है? तुमने 2 लाख कमा लिए लेकिन अभी तक बांटे नहीं है। 2 लाख कमा लिए हैं लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा शेयर होल्डर ने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, उसने कहा भाई 2 लाख कमाए, डिविडेंड तो दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो। आप उसको ये कहना चाहते हो कि नहीं यार तुम्हें अगर पैसे दे दूंगा तो हम फिर बिजनेस कैसे एक्सपेंड करेंगे? हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट में पैसे डालना चाहते हैं। तो सर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इजाजत देते हैं कि आप रिटेन अर्निंग में से एक अमाउंट निकालो, कहां डाल दो? रिजर्व में डाल दो। रिजर्व में डाल दोगे तो फिर वो बंदा क्या करेगा? खामोश हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा यार ये कंपनी ने किसके लिए रखे हुए? किसी काम के लिए रखे हुए। जब तक रिजर्व में नहीं डालोगे तो एक इंडिकेशन ये आ रही होगी कि ये कंपनी ने जो पैसे अभी तक बनाए वो किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं करने। जब इस्तेमाल नहीं करने तो रख के क्या कर रहे हो? दे दो ना डिविडेंड के तौर पे, हम कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। तो याद रखिएगा बहुत सारी कंपनीज अपने रिटेन अर्निंग में से अमाउंट्स निकालती है और क्या करती है? उससे रिजर्व्स बना देती हैं। तो इसका मतलब है जितने भी रिजर्व्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं मोस्टली वो रिजर्व बने किससे? रिटेन अर्निंग से। अभी तक हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है? मुझे बताओ इस कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी है? 4 लाख। अच्छा मेरे बच्चों ये 4,05,000 रुपए बुक वैल्यू है। क्या जनाब ये? सर क्यों? वेरी गुड सर, ये सारी फिगर्स हमने बुक से निकाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाली है। देन एग्जामिनर ने आपको कहा कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू, गौर से सुनना, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का एक तरीका यह है कि आपको एग्जामिनर दे दे प्राइस टू बुक रेशो। क्या दे दे? प्राइस टू बुक रेशो। एग्जामिनर ने कहा इसका प्राइस टू बुक रेशो है 2.1। क्या मतलब? इसकी इंटायर इक्विटी, जितनी भी इक्विटी है, मार्केट ने उसको 2.1 टाइम्स वैल्यू दी हुई है। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, 2.1 टाइम्स वैल्यू है इसकी तमाम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बताओ सर 2.1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 लाख से या 4,05,000 से? पूरे 4,05,000 से, पूरे 4,05,000 से। ठीक है जी। जब भी प्राइस टू बुक रेशियो दिया हुआ होगा मैं इंटायर बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी को मल्टीप्लाई करूंगा 2.1 से, जो भी दिया हो। ठीक है, तो मैं क्या करूं सर? 4,05,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या आ रहा है? 8 लाख, 8,10,000। अच्छा 850,500। अच्छा ये आगे सर मेरे पास मार्केट वैल्यू। ऐसा एक तरीका तो ये सर। बाज़ औकात एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि हमारे पास प्राइस पर शेयर, मिसाल के तौर पर प्राइस पर शेयर है 90 रुपए। कितने? एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया? एक शेयर की। अब उसने कहा कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालो। क्या करोगे? मैं काम करूंगा, मैं 10,000 शेयर्स लूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? क्या आ जाएगा ये?
9 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके अंदर क्या ये दो चीजें ऐड करने की जरूरत है? नहीं। याद रखना, जब तुम्हें वो प्राइस दे पर शेयर, तो आपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ये 90 रुपए इंटायर इक्विटी की वैल्यू है। आप इसमें फिर प्रीमियम और रिजर्व ऐड नहीं कर देना। मुझे बताओ, इंटायर इक्विटी को कब कंसिडर करते हो? जब प्राइस टू बुक रेशियो दिया हुआ हो। वो कहते हैं पूरी बुक वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2.1 से। और बाद वक्त वो करेगा क्या? वो आपको एक शेयर की प्राइस दे देगा और कहेगा इस एक शेयर की प्राइस को सिर्फ नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, तुम्हें उसमें मजीद कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैंने ओजीडीसी का एक शेयर खरीदा 10 रुपए का। कितने का? जब वो शुरू हुई थी। आज उसका एक शेयर 120 रुपए का। तो इसका मतलब है अब तक का जितना प्रॉफिट कमाया गया है, जितने रिजर्व मौजूद है, वो शेयर प्राइस में ऑलरेडी शामिल है। तो अगर मैं सर ओजीडीसी का जाके शेयर बेच दूं 120 रुपए में, मुझे पैसे मिल जाए, तो क्या मैं ओजीडीसी के दरवाजे पे दोबारा जा सकता हूं कि वो मेरे रिजर्व में मेरा हिस्सा दो? कहेगा भाई नहीं, 120 रुपए में सब कुछ शामिल है। तो मुझे बताओ 90 रुपए में क्या क्या शामिल है? शेयर कैपिटल भी शामिल है, प्रीमियम भी शामिल है, जनरल रिजर्व भी शामिल है, स्पेसिफिक रिजर्व भी शामिल है, रिटेन अर्निंग भी शामिल है, हर एक चीज शामिल है। अब बताओ, मार्केट वैल्यू अगर वो देगा तो दो तरीके से देगा। क्या देगा? या प्राइस टू बुक रेशियो देगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? इंटायर बुक वैल्यू से, ऐसा। और अगर वो आपको प्राइस पर शेयर दे तो सिंपल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें मजीद कोई चीज ऐड। आप यकीन करो, ये वो ग्रेव गलती है जो बीएफडी के कोई 10% लोग पेपर में जाके करते। इतना पढ़ाने के बाद बीएफडी में जाके एग्जामिनर हर दफा कमेंट में लिखता है कि इन मनुष्यों को यह पता होना चाहिए कि जब एक शेयर की प्राइस दे दी है तो उसमें इक्विटी का हर एक कंपोनेंट ऑलरेडी शामिल है, अलग से कंपोनेंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो इसका मतलब है सर, हमारे पास मार्केट वैल्यू के दो कन्वेंशन हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है प्राइस टू बुक रेशियो। मेरे बच्चों, प्राइस टू बुक रेशियो में हम करेंगे क्या? प्राइस टू बुक रेशियो में हम करेंगे ये कि हम एंटायर बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स मल्टीप्लाई बाय रेशियो, ऐसा। दूसरा काम हम क्या करेंगे? अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन हो तो सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ऐसा। यह है। इसको यहां से कॉपी करना शुरू करो, शाबाश। अच्छा जी, मैंने हैंडआउट एक आपको, भाईजान यार डिस्कशन करते हो ना, यहां तक आवाज आती है। ये मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, शुरू शुरू में बड़े प्यार से। सुनिएगा दोस्त, सर मुझे इन दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू निकाल के दें, शाबाश। करना है ना उसको। मार्केट वैल्यू, हाँ तो अरे यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या चीज? अच्छा यार भाईजान, 3 बजे की क्लास में
3:30 बजे उठ के आ रहे हो यार, ये तो यार लगा होगा क्या तुम्हें, है छोटा ये क्या। अच्छा आए देखे तेरा दोस्त, सुन लो सारी चीजें छोड़ दो। एग्जामिनर आपको कह रहा है जो सलीम लिमिटेड है ना, इसके पास इक्विटी में शेयर्स भी हैं, रिटेन अर्निंग्स भी हैं, अदर रिजर्व्स भी, इतनी सारी बुक वैल्यू इक्विटी। और एग्जामिनर आपको उर्दू जुबान में कह रहा है इसकी जितनी भी बुक वैल्यू है इक्विटी की, जितनी भी बुक वैल्यू है, आप उसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें, इसकी मार्केट वैल्यू आ। ठीक है जी। प्राइस टू बुक रेशियो जब भी गिवन होगा, इंटायर इक्विटी की बुक वैल्यू लेके आपने उसको मल्टीप्लाई करना। इतनी सिंपल बात है। मुझे बताओ है कितना सही। सब मार्केट वैल्यू किसकी, सलीम की यानी कंपनी की। मिट जा भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ सलीम लिमिटेड कितनी जी, 1420,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 2840, ये आगे मार्केट वैल्यू डन। लेकिन जो करीम लिमिटेड है उसके बारे में उसने प्राइस टू बुक रेशियो नहीं दिया। क्या दिया उसने, कहा एक शेयर की प्राइस 40 रुपए, एक शेयर की प्राइस, उसने कहा इस 40 रुपए में सब कुछ शामिल है। ठीक है जी, इस 40 रुपए में उसके रिजर्व भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। सिंपल आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ करीम लिमिटेड आपने करने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अच्छा आपको कैसे पता चला 96,000 शेयर्स हैं, सर 9,60,000 डिवाइड बाय 10 वुड बी 96,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40 ना, कितना आ रहा है 3840,000। देखो भाई ये बात याद रखना, अल्लाह के वास्ते मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल के बीएफडी के पेपर में भी लोग जाके ब्लंडर मार के आते हैं। ये करते ही हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे ऐड कर दिया 458,000 और 356,000। ये वाला जो है वो जादू आपने पेपर में जाके नहीं करना, इससे आपके मार्क्स गायब हो जाएंगे जी। बढ़े हम आगे दोस्त। जी मेरा बच्चा, ये 2 अलग अलग कंपनीज हैं। नहीं 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 ना ना, मैं तुम्हें बता दूं, इससे एक तो कंपनीज 2 हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज सुन, जनरली बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, उसूलन नहीं आना चाहिए। एक तरीका है एक्सप्लेन करने का कि नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आप बता दो कि भाई इसके नंबर ऑफ शेयर्स को इसकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये कि आप क्या करो, बुक वैल्यू, इंटायर बुक वैल्यू को लिंक कर दो किससे, मार्केट वैल्यू से, दोनों, लेकिन वैल्यू दोनों से सेम आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब एक चीज सुनो जरा गौर से, जो चीज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है। हमारे पास जो एसेट्स मौजूद है ना, जितने भी हमारी बुक वैल्यू जो चीजें मौजूद हैं, ये हमारे पास्ट की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, एआरटीटी के ओनर्स के पास जो पैसा मौजूद है, एआरटीटी में जो एसेट्स मौजूद है, ये उनकी पास्ट परफॉर्मेंस का नतीजा है। डन। ये हमारी बुक वैल्यूज हैं। मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, मेरे बच्चों प्लीज को फोकस कर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। जो मार्केट है ना, वो कभी भी एंटिटी के पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के उसका पैसा नहीं लगाती। मार्केट अंदाजा लगाती है कि ये फ्यूचर में क्या कमा के देगा मुझे, उसके हिसाब से वैल्यू लगाएगी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक तूफान आया जी, यूनिलीवर जुड़ गया, तबाह हो गया। हम कह रहे हैं इतना जबरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, हमारे शेयर खरीदोगे? अगर नहीं, नो सर नो, हिस्ट्री देख के नहीं, हम क्या देख के करेंगे। तो याद रखिएगा, इसलिए बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज में डिफरेंस होता है। ठीक है जी। जब एक कंपनी स्टार्ट हुई, नहीं ब्रांड न्यू कंपनी स्टार्ट हुई, उसका नाम था आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। पब्लिक फैक्ट है तो मैं डिस्कस करता हूं उनसे। इसके शेयर की बुक वैल्यू थी 10। नई कंपनी, कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, ब्रांड न्यू नई कंपनी। मुझे उसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसूलन 10 होनी चाहिए। नहीं, लोगों ने कहा ये फ्यूचर में इतना कमा के देगी, उतना कमा के, वो 121 रुपए में सर उसकी मार्केट वैल्यू शुरू हुई। ये उसका आईपीओ था 121 रुपए में। ठीक है जी, कितने 12 टाइम ज्यादा वैल्यू। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीजें कभी भी ऐसा नहीं कि शुरू में दोनों बराबर होती हैं और बाद में एक ज्यादा हो जाती है दूसरी कम हो जाती है, नहीं, कभी भी नहीं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हेस्कॉल, जिसका आपने अभी ये सुना, पूरा जो स्कैंडल सुना आपने, हेस्कॉल शुरू कितने पे हुई थी? हेस्कॉल की प्री बुक जो प्री बिल्डिंग प्राइस थी वो कितनी थी, जिसपे जो है वो बुक बिल्डिंग हुई थी? सर 89 रुपीज। ठीक है जी।
फिर बुक बिल्डिंग के वक्त तो 150 रुपए पे चला गया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइसेस आ रही है शेयर्स की जो मार्केट में चल रही है, ये क्या चीज देख के चल रही है बाजी? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। शेयर की प्राइस डिटरमिन होती है क्या देख के? फ्यूचर अर्निंग्स देख के। डन। तो याद रखना, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली दफा जो है वो। अब आइंदा के बाद याद रखना सर, क्या शेयर होल्डर, क्या कंपनी का इन्वेस्टर पास्ट में इंटरेस्टेड होता है फ्यूचर में? फ्यूचर में। ऐसा याद रखना बेटा, मर्द हमेशा औरत के माजी में और औरत हमेशा मर्द के मुस्तकबिल में इंटरेस्टेड होती है। याद रखना फैक्ट। सर वापस से बताएं। औरत हमेशा चाहती है कि यार जिससे जिससे अल्लाह ने ताल्लुक जोड़ना है ना, वो उसका फ्यूचर स्टेबल। और मर्द जो है ना, वो हमेशा देखता है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ उसका पास्ट कैसा है। ये एक फैक्ट है ना, समझो। ये कह रहे हैं अल्लाह का, ये कह रहा है अल्लाह का शुक्र है कि मर्द का पास्ट नहीं देखा जाता है। चलो जी, चलो जी, आए जरा दोस्त, एक छोटी सी चीज और गौर से सुनना मेरे बच्चों। मार्केट कन्वेंशन समझ आ गया आपको? अब सुनना मेरे प्यारे भाई, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ो और बोर्ड पे देखो। सर हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, इसको हमने आज जरा डिस्कस करना है। ठीक है। और अब चूंकि हम वैक पढ़ रहे हैं तो हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, एक कॉस्टली और एक कॉस्ट फ्री। कंपनी किसी से पैसा ले रही है, हमारे खाला का लड़का थोड़ी है जो हमें पैसे दे रहा है। क्या मांगेगा हमसे? सूद मांगेगा, डिविडेंड मांगेगा, कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना। लेकिन सर बाज़ औक़ात कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमें मिलता है। यहाँ एक ही चीज आती है जनरली, वो क्या है? यहाँ आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ऐसा ट्रेड क्रेडिटर वो बंदा है जो आपको सामान दे देगा और आपसे कहेगा ठीक है आप भले पैसे बाद में दें। जो सामान मेरे पास पड़ा है मेरा नहीं है, किसने फाइनेंस किया? उस क्रेडिटर ने। बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन जब तक मैंने पैसे नहीं दिए मेरा पैसा तो अपना लगा हुआ नहीं है। ऐसा। लेकिन बाकी जो लोग फाइनेंस देते हैं वो क्या चार्ज करते हैं आपसे? अब बताएं, जो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है इसमें सबसे पहली चीज सर इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर आप इशू करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? सर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। मेरे बच्चों गौर से सुनना, एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को, लेकिन दिमाग में बिठाना है इसको। सर फिर एक चीज होती है डिबेंचर्स। क्या होती है जनाब? डिबेंचर क्या होता है? अच्छा, डिबेंचर के बराबर में एक छोटी सी चीज मैं और भी लिख देता हूं, बैंक लोन। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, पैसे कम है, शेयर होल्डर से पैसे नहीं दिए, हम क्या करते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें लोन दे दो। तो बैंक हमारे मामा का लड़का नहीं है, वो क्या मांगेगा हमसे? सूद मांगेगा, वो हमसे मांगेगा इंटरेस्ट। ऐसा। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि बैंक भी आपको लोन देना बंद कर दे। आप एंग्रो कंपनी का हिसाब किताब निकालें ना, तो आपको पता चलेगा कि एंग्रो ने तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उससे अपनी कैप तक लोन ले लिया। कैप का मतलब जितना मैक्सिमम लोन एक पार्टी को मिल सकता है वो ले चुकी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी का फाइनेंस कहां से आएगा? अब हम क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, डिबेंचर की मिसाल ऐसे जैसे कागज के टुकड़े, आप पूरी क्लास को मैं बांट दूं और इस पे लिखा हो 5,000 रुपए। ठीक है। और मैं आपसे 5,000 रुपए ले लूं। ठीक है। आपके हाथ में कागज चले गए, मेरे हाथ में क्या आ गया? पैसे। मैंने कहा आप तमाम लोगों को मैं इस पे 15% के हिसाब से सूद पे करूंगा और हर 6 महीने बाद 1 रुपए का प्रिंसिपल वापस करूंगा। कितने का? आपने कहा 5,000 रुपए ले रहे हो, 1 रुपए का प्रिंसिपल 6 महीने बाद वापस करोगे तो ये तो 2,500 साल बाद आप पैसे वापस करोगे, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई देखो, मसला ये कि मैं तुम्हें 6 महीने में 1 रुपया दूंगा, उसके अगले 6 महीने में 1 रुपया दूंगा, उसके अगले 6 महीने में 1 रुपया दूंगा, उसके अगले 6 महीने में 1 रुपया दूंगा। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। फिर मैं तुम्हें 500 रुपए वापस करूंगा, फिर मैं तुम्हें 500 रुपए वापस करूंगा, फिर मैं तुम्हें 500 रुपए वापस करूंगा, फिर मैं तुम्हें 500 रुपए वापस करूंगा। 4 साल में कितने हो गए? 2,004 रुपए वापस हो गए। फिर सर आखिरी साल में आपको शायद सारे के सारे पैसे एक साथ दे दूं। तो आप लोगों ने कहा कि सर ऐसा क्यों?
बराबर बराबर दे दे, ये आप क्या? मैंने कहा नहीं यार, जब तुमसे पैसे लूंगा मैं उससे पहले कारोबार में लगाऊंगा, कमाऊं तो सही। तुम शुरू में आके खड़े हो गए कि सूद चाहिए तो मैं कहां से दूंगा, तो प्रिंसिपल चाहिए तो मैं कहां से दूंगा, तुम्हारा सूद तो दे दूंगा लेकिन प्रिंसिपल देना मेरे लिए बहुत। तो सर जो जनरली डिबेंचर्स होते हैं इनके शुरू के सालों में प्रिंसिपल का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके वापस होता है और बाद में एंड में प्रिंसिपल का अमाउंट। इन एनी हाउ सर ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे आपको पैसा मिलेगा और आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। बैंक लोन और उसमें फर्क क्या है? याद रखिए सर, बैंक लोन लेना बहुत आसान है। यू सिंपली हैव टू गो टू अ बैंक, यार मुझे लोन चाहिए, वो आपका क्रेडेंशियल चेक करेगा, आपको लोन देगा, खत्म। लेकिन जब आप डिबेंचर इशू करने जाएंगे आपको फॉर्म्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे, फिर लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप चेक करोगे कि मैं उसको लोन दूं ना दूं, बैलेटिंग होगी, पता नहीं 15,000 काम होंगे। 100 रुपए अगर मुझे रेस करने मेरे हाथ में सिर्फ 95 आएंगे, क्यों? ये सारे खर्चे, ये फॉर्म छपवाना और लोगों का, इसका मतलब है सर डिबेंचर इशू किया जाता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक लोन्स पे जाते हैं। अच्छा, बैंक से 100 रुपए का लोन मांगोगे तो कितने का लोन देगा बैंक? 99। कितने का? 1% इशू कॉस्ट के नाम पे बैंक आपसे पैसे काट देता है। कितना? 1%। ये क्यों? क्योंकि बैंक आपको कहता है सर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाने, ठीक है जी, उसमें मेरा खर्चा आएगा, ठीक है जी, फिर प्लस एक बंदा था जो आपको यहां तक लेकर आया है, मेरा एम्प्लॉई है, उसको मैंने कमीशन देना है। तो जितने भी बैंकों से आप लोन लोगे तो आपसे क्या चार्ज करेगा वो? 1% इशू कॉस्ट। तो डिबेंचर की इशू कॉस्ट ज्यादा है, बैंक लोन की इशू कॉस्ट कम है। तो मुझे बताओ ज्यादा आसान तरीका लोन लेने का क्या है? तो मुझे बताओ, इक्विटी समझ आई, डिबेंचर्स। जी मेरा बच्चा, किसमें? इंस्टॉलमेंट्स में चीजें लेते हो और इंस्टॉलमेंट पे सूद दे रहे हो, वो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस में आ जाए, ठीक है, वो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस में आ जाए। और जी, जी मेरे बच्चों, बैंक लोन समझ आ गया? अच्छा, अब सुनना है एक और चीज, एक आप लोगों ने बचपन में चीज पढ़ी होगी, वो था प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स क्या है सर? डिवेंचर में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पैसा डूब गया, फिर जो सिक्योरिटी के तौर पे चीज रखी होगी वो आपको, गिरवी रखी होगी वो आपको मिल जाएगा। जरा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर ये सिक्योरिटी पे वापस आ रहा हूं, ये मैंने एक डिटेल चीज बतानी। मुझे बताओ बैंक लोन क्या है सर, या प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? अगर आप इक्विटी, अच्छा याद रखना भाई, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंटिंग में और बीएफडी में दोनों में फर्क है। अकाउंटिंग के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इसके अंदर एक ही टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, ट्रीटमेंट एक ही है। ऐसा सुनो, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स ये होते हैं, एक शेयर होल्डर है, वो अगर पैसे आपको दे, उसको डिविडेंड की अमाउंट फिक्स कर सकते हो आप? नहीं, कमाओगे तो डिविडेंड दोगे ना, और ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा डिविडेंड दे दोगे, कम कमाओगे तो मे भी हम ज्यादा कमाए तब भी डिविडेंड ना दें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर हमने किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने, हम शेयर होल्डर्स को कहेंगे यार इस दफा नहीं अगली दफा डिविडेंड ले लेना। प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का रेट फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड का नागा नहीं होता, छुट्टी नहीं होती, डिविडेंड देना ही आपको। सर प्रॉफिट ना हुआ तो अगले साल डबल डिविडेंड देंगे, ऐसा। लेकिन इनको डिविडेंड देना और फिक्स देना, ऐसा। तो मुझे बताओ इनकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। अब सुनो 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 मेरे बच्चों, सुनो, गौर से सुनना जरा। डिबेंचर्स पे मैं एक छोटी सी चीज और बताऊं। ये कंपनी है, कंपनी का नाम है पीएसओ। ये पीएसओ की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर्टी इंटीरियर में, ठीक है जी, ये खिपरो में शहर है भाई सिंध का, ठीक है, ये खिपरो में इनकी एक जमीन है, ठीक है। पीएसओ को चाहिए पैसे उधार के तौर पर, लोन के तौर पर। पीएसओ ने डिबेंचर इशू कर दी, ठीक है जी। कई सारे लोगों ने ये डिबेंचर्स खरीद ली, पैसे किसको दे दी? पीएसओ ने कहा ये खिपरो की जमीन गिरवी, किसको गिरवी रखवाई? ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, किसको? तो सबको क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़े करके देगा इसको, तो फिर कैसे होगा? हाँ जी, नहीं। अब यहां एक और बंदा आएगा पिक्चर में, ये बंदा है ट्रस्टी। ये कौन है? बैंक ये प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास गिरवी रखवा देगा, इसके डॉक्यूमेंट्स ट्रस्टी के पास हो। ट्रस्टी किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है?
ट्रस्टी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है इन डिबेंचर होल्डर्स का। अगर पीएसओ ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? ये ट्रस्टी जाएगा, खिपरो की प्रॉपर्टी नीलाम करवा देगा बैंक के थ्रू, कोर्ट के थ्रू। जो पैसे मिलेंगे किसमें बांट देगा? इन सारे डिबेंचर होल्डर्स। ये बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स दो टाइप के होते हैं। या तो डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होती है, या डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब उसके अगेंस्ट कोई डिबेंचर, कोई सिक्योरिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहूं मैं पीएसओ हूं, मैं आपको बॉन्ड इशू कर रहा हूं, डिबेंचर इशू कर रहा हूं, सिक्योर्ड है एक अनसिक्योर्ड है, आप कौन सा बॉन्ड खरीदोगे? सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड अगर मैं आपको बेचूं तो मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सिक्योर्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट। एनी हाउ आपको ये पता है कि सर डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई कॉस्ट है, किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। बताओ सर हमने कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस है? इक्विटी, जिसको हमने क्या देना है? डिविडेंड। डिबेंचर इंटरेस्ट देना है। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना है सर। बैंक लोन इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ऐसा ये बात समझ आती है? जितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं ये सब वैक के अंदर आएंगे। इन सबको कंपनी ने जो है वो पैसा पे करना। वैक की कैलकुलेशन में ये सारे इन्वॉल्व होंगे। याद है? सिर्फ इक्विटी और डेट नहीं, और कौन कौन? प्रेफरेंस शेयर्स भी, और सर बैंक लोन भी, और ओवरड्राफ्ट भी। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स अगर डिबेंचर में इंटरेस्ट दोनों में फिक्स होता है। हाँ, इंटरेस्ट तो हर जगह फिक्स होता है ना, इंटरेस्ट तो बाय नेचर फिक्स है जी। या देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन है हर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी। आमतौर पे एग्जाम में करंट लायबिलिटीज के बारे में अगर कुछ ना बताया जाए तो हम उसको क्या अज्यूम करते हैं कि इसमें क्या मौजूद है? सिर्फ क्रेडिटर्स मौजूद। डन सर, इसको कॉपी करें तो हम एक स्टेप आगे जाए। कॉस्ट फ्री में ग्रांट भी आ सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो जी मेरा बच्चा। डिपेंड करता है कि बैंक लोन जब आपने बैंक से लिया तो गिरवी क्या रखवाया आपने कोलेटरल क्या रखवाया। जितनी अच्छी क्वालिटी का कोलेटरल उतना रेट कम। ठीक है जी। और दूसरा फैक्टर क्या है, आप एक बैंक से लोन लें, जैसे ही आप लोन लोगे ना इमीडिएटली आपका नाम, आपके नाम के अगेंस्ट का बैंक लोन दिखा देगा कि इसने इतना लोन ले लिया। ठीक है जी। अब आप दूसरे बैंक में जाओगे ना लोन लेने, उसके बाद पहले से पता होगी कि आपने पहले से लोन लिया हुआ है, तो फिर वो आपसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है कि आप कोलेटरल के तौर पे एसेट कौन सा रखवा रहे हो, आप ऑलरेडी कितने गेयर्ड हो। ठीक है जी, ऑलरेडी आपने कितना लोन लिया हुआ। सर हर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई कॉस्ट हो उस वैक की कैलकुलेशन में डालेंगे। बिल्कुल ठीक। डेट सीलिंग वक्त के साथ साथ बढ़ती क्यों है? तो उसके बाद सीलिंग बढ़ेगी क्यों? देखो, डेट सीलिंग एक ही तौर पे बढ़ सकती है जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो। एक तरफ आपकी इक्विटी बढ़ रही होती है तो आप फिर डेट भी ले सकते हो मजीद। ठीक है ना? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारे लोग कल जिंदगी में किसी जगह पे जॉब पे जाएंगे तो नहीं मैंने मैंने चैप्टर खोला ही नहीं है उसका, जो उसका किताब का चैप्टर है, मैंने किताब का पूरा एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमने आगे जाके देखना है। उधर 24-25 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, अभी हमने सिर्फ 4 पढ़े। ठीक है जी, ताकि हम वैक का सवाल सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। आगे उधर आएगा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमने अभी ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो बेटा 2 चीजों में होता है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या, अच्छा बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? ऐसा देखो, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट में फर्क क्या है? ओवरड्राफ्ट के पैसे आप जब चाहो वापस कर दो। लोन लिया ना आपने, जब चाहो आप बैंक को वापस कर दो, बैंक सूद लगाना बंद कर देगा। ऐसा, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेते हो ना तो फिर वो आपसे जल्दी वापस नहीं लेता पैसा। जल्दी वापस देने जाओगे फिर भी पूरा सूद लेगा टर्म का। चलो जी, टेंडर्स भी डिबेंचर्स हैं, आगे आ रहा है बेटा, सारा सारा बता रहा हूँ। बुक पीडीएफ में अवेलेबल होगी, बिल्कुल बुक जो है वो पीडीएफ में मैं अवेलेबल कर दूंगा। लेकिन अगेन जिसने बुक परचेज करनी है वो ARTD की बुक शॉप से भी कर सकता है, जिससे हमने खरीदी है उससे भी कर सकता है।
जहां से दिल करे कॉपी करा लेना, हम किताब से कमाते नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट उस पर हम लगाएंगे, ठीक है जी, इसी वीक में आ जाएगी, कंप्लीट हो चुकी है, सब रिव्यू में हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स होता है और इक्विटी में डिविडेंड वेरिएबल, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बिल्कुल करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमने इस पे इंटरेस्ट पे करना है तो वो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस में आएगा, वर्किंग कैपिटल में, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। डिवेंचर में इशू कॉस्ट वाली बात रिपीट कर दें, डिवेंचर जब तुम आवाम को इशू करोगे तो उसके लिए तुम्हें फॉर्म छपवाने पड़ेंगे, बैंक अपॉइंट करने पड़ेंगे, ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। नहीं अभी तक नहीं आई है मुबश्शिर। चलो मैं सिर्फ एक चीज के लिए ना किताब के लिए रुका हुआ हूं, आई कैप ने जो स्टैट्स का पोर्शन है ना किताब में, मौलाना जो स्टैट्स का पोर्शन है ना किताब में वो चेंज करना है क्या, ठीक है। चेंज इन द सेंस ये उसको जरा सा टोन डाउन करना है, ठीक है। तो उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं लास्ट टाइम भी उनकी मजबूरी में फिर ये करना पड़ा कि किताब की हद तक ये चीजें पूछी होंगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हिपोथेसिस दी हुई है। एक तो मीन का हिपोथेसिस हम लोग चलो उसमें पढ़कर आ रहे होते हो नीचे क्यूटी में, उससे रिग्रेशन लाइन का हिपोथेसिस उठा के पूछ लिया। रिग्रेशन लाइन का हिपोथेसिस लोग जब मैथ्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं, स्टैट्स में एमएससी कर रहे होते हैं, तो जाके जो है वो चीजें पढ़ते हैं। तो इनको पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप ये भी पूछ लो। मैंने इनको कहा आप एक काम करें 2-3 मेडिकल की चीजें भी डाल देते, ठीक है ना, तो केमिकल फंक्शंस भी डाल देते 2-3। चलो जी इस दफा मैं खुद ही पढ़ाऊंगा स्टैट्स का पोर्शन, चलो जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बच्चों वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा जी बोर्ड में देखिएगा दोस्त, कर लो तुम, मैं रुक रहा हूं। हाँ जी सर, शेयर कैपिटल पे आप क्या पे करते हो, उसकी क्या कॉस्ट है। अच्छा दो चीजें मुझे आपने बतानी है, ये डिविडेंड है और ये फिक्स नहीं है, बल्कि कंपनी का प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट है और ये बैंक लोन, सर इसका भी रेट फिक्स होता है ऐसा। ओवरड्राफ्ट, मुझे बताओ बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है या ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का रेट पाकिस्तान में 30% से ऊपर होता है, 30% से, ठीक है जी। सर ऐसा क्यों, ना मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, अगर आप मुझे इजाजत दो तो। देखिए ये बैंक है, बैंक के पास एक बंदा पैसे रखवा के गया मिस्टर ए, बैंक ने मिस्टर ए को कोट किया 10% का रेट। पैसा किसके पास पड़ा इस वक्त, बैंक इमीडिएटली चाहेगा ये पैसा मुझसे को ले जाए और मुझे सूद देना शुरू करे ताकि मेरी इनकम शुरू। आप आए आपने कहा मुझे ओडी चाहिए, ठीक है जी, बैंक ने 100 रुपए आपको दे दिए ओडी के तौर पर, डन। आपने क्या किया, 4 घंटे बाद पैसे वापस ला के रख दिए, फिर आपने पैसे निकाले 1 दिन बाद वापस ला के रख दिए। अब बैंक परेशान है यार, ये हरकतें करता रहेगा तो मैं आगे तो किसी को दे नहीं पाऊंगा ये लोग। अच्छा फिर आपने क्या किया, पैसे निकाले 100 रुपए ले गए आप और 1 दिन बाद वापस कर दिए, फिर आप 5-6 दिन रुके रहे हो, फिर आप आते हो पैसे लेके जाते हो, महीने में आपको 3 से 4 दिन पैसे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बैंक मजबूर है इस चीज पे कि आपके लिए उसने पैसे रोक के रखे हैं। अब बताओ बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा, खुद सोचो। बैंक, अच्छा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ओडी के ऊपर जितने टाइम आपने ये लोन जो है वो अपने जेब में रखा है। अगर आप पूरे महीने में सिर्फ 1 दिन लोन लेके अगले दिन वापस कर दो तो पूरे महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप पे क्या लगेगा। तो मुझे खुद एक बात बताओ सर, इस केस में बैंक को क्या करना चाहिए, ठीक ठाक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ठीक है जी। तो ओडी का इंटरेस्ट रेट बाकी चीजों के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड और क्रेडिटर्स, नथिंग, ऐसा
पक्का? अब बताओ अगर वैक निकालने जाओगे तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लोगे? पक्का जी? आओ जरा चेक करो, ये कॉपी तो नहीं करना। बढ़े हम आगे। चलो जी, मुझे वैक निकाल के दो। कर लो, मैं रुका हूँ, शाबाश। चलो मेरे बच्चों, जी बड़े हम आगे। कितना आ रहा है जी बैक? अच्छा, किसी का 15 आ रहा है, 15.15, 4-5 लोगों का ऐसा। अच्छा, एक चीज याद रखो, इसको ना, जब ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो उसको वैक में इंक्लूड भी नहीं करना। कितना? 15.15, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या किया होगा? आपने कहा होगा जी मेरे पास सोर्स क्या क्या है? इक्विटी, फिर बॉन्ड्स, फिर लोन और ओवरड्राफ्ट, मार्केट वैल्यू, रेट और कॉस्ट। कितना कितना जी मार्केट वैल्यू कितनी? 3,12,500, 181,500, फिर 34 और 20,000। इनके रेट्स क्या है सर? अच्छा, आपने क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। 18, 11 लास्ट टाइम के पेपर में 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, सीधा सा उसका बैक का क्वेश्चन था। हम अगली क्लास में वहां तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है जी। और वो तकरीबन कितने 10 मार्क्स का था, 8 नंबर का था, 8 या 9 नंबर का था, कितना जी? मल्टीप्लाई करते हैं। 5, 6, 199, 25, 65, 4, बस। जी सर, 3, 83815। ये मैंने एक यही लिखा था बेटा। कैलकुलेटर दो यार। अब बता सर, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बैक क्या आता है? ऐसा? पक्का जी? मैंने अब तक आपको सिर्फ 2 छोटी छोटी चीजें पढ़ाई हैं। मार्केट वैल्यू अगर पर शेयर दी हो तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। मार्केट वैल्यू अगर प्राइस टू बुक रेशियो में दी हो तो इंटायर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सर सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसपे आपने कोई इंटरेस्ट पे करना हो या कोई डिविडेंड पे करना हो, वो सारे आपने बैक की कैलकुलेशन में लेने हैं। आमतौर पर क्रेडिटर्स के ऊपर ये चीज नहीं आती। डन? बढ़े हम आगे। अच्छा जी, बढ़ जाए। छोटी सी बचपन की कुछ चीजें जो है वो तुम लोग को याद दिलाऊंगा मैं, अभी क्यूटी की कुछ चीजें, ठीक है, मैथ्स की कुछ चीजें याद दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। सर प्लीज बोर्ड पे देखिए। नीचे हो जा भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा दानियाल, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ पूछो बेटा।
आई हैव अ क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर ले मेरे भाई। चलो जी प्लीज बोर्ड पे देखिएगा सर। वैक में तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं ना, करंट एसेट्स, सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखो वैक के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है। आमतौर पे करंट लायबिलिटीज की, आमतौर पे जनरली करंट लायबिलिटीज की कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन बाज औकात करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट जैसी चीजें भी आ जाती हैं, उनकी कॉस्ट होती है। ठीक है जी, उनकी कॉस्ट होती है, तो आपने उसको क्या करना है, उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है जी, सैयद बता रहा हूं बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास ना वैक कैलकुलेट करने के, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, वैक में आप लेते हो इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इनटू और बाकी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी, ऐसा इक्विटी प्लस, मेरे प्यारे बच्चों फोकस, फोकस, अगला 1.5 क्लास बंदे के पुत्र बन के लेनी है, ठीक है, आज की आधी और कल की पूरी। सुने दोस्त, मेरे पास यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने देखना है, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, जितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ रहे हैं सबको हमने देखना है। एक एक करके हम पिक कर रहे हैं सारी चीजों को और इन पे डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम पिक करने जा रहे हैं सिर्फ पहली चीज कौन सी है हमारे पास, इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये वो डिस्कशन है जो आगे फॉरेक्स में भी काम आनी है आपको, ठीक है, तो पूरा ध्यान देके देख लेंगे इसको। ठीक है जी, मुझे एक बात बताओ, हम एक कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा शेयर्स की मार्केट वैल्यू मालूम करने का मतलब है आप उसके फ्यूचर को देखो। It is quite possible that an entity get an extended period to buy products at a higher price. Sir, even then we don't consider the higher price as interest. ठीक है जी, हम चीजों को पेपर में सिंपल रखेंगे। अगर आपको क्रेडिटर कहता है जी एक चीज 10 रुपए की है, देर से पैसे दोगे तो 12 रुपए लूंगा, ठीक है जी, हम इसको तब भी इंटरेस्ट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसूलन इंटरेस्ट में काउंट होना चाहिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से हम उसको इंटरेस्ट में काउंट नहीं करेंगे जब तक वो हमें क्या ना करे, एग्जैक्ट रेट ना बता दे। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, अच्छा जी सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर हमसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि किसी भी एसेट की अगर आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है ना, आप एक काम करें, आप ये देख लें आप उससे कितना कैश निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, एआरटीटी की मार्केट वैल्यू मालूम करने क्या तरीका होना चाहिए, आप देख लें अहमद रजा और तारिक तुनियो इस एआरटीटी के इदारे से कितना कैश निकाल सकते हैं। पहले तो इसमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि एआरटीटी चलेगा कब तक, एआरटीटी चलेगा कब तक। हमने सोचा है एआरटीटी क्या चलेगा, अगले 10 साल चल जाएगा, एक, अच्छा आसान आसान रखते हैं 5 साल चल जाएगा, अल्लाह ना करे, अगले 5 साल चल जाएगा सर, ये हमने अंदाजा लगाया। एआरटीटी कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा। ठीक है जी, कैश फ्लोज जो हमें मिलेंगे 100 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, आखिरी साल हम ज्यादा झूठ बोलेंगे तो 90 रुपए। ठीक है जी, 15-20 फेक आईडीज फेसबुक पे डाल के सब जगह अपना अपना नाम। ठीक है जी, टोटल हमने स्टूडेंट 3 पढ़ाए होंगे लेकिन फेसबुक पे हमारे हामी 15 होंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो सर हमारे पास जो है वो 100, 100, 80, 70 और 90 ये कैश हम जनरेट करेंगे। डन, ये एआरटीटी से टोटल कैश जनरेट होगा। ठीक है, अब क्या करें, इनको ऐड कर लें, मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ऐसा नहीं, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है सर, 1 रुपए की वैल्यू जो आज है ना, 1 साल बाद शायद वो वैल्यू ना हो, उसके 1 साल आगे कोई वो वैल्यू ना हो, तो हमें क्या करना है सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, क्योंकि 1 रुपए की आज वैल्यू और 5 साल बाद वैल्यू एक जितनी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इरोड हो रहा है 10% से। कितने से सर, ये आपने क्या कहा इतना टेक्निकल वर्ड, मैंने कहा पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी वक्त के साथ साथ। कितने परसेंट से, जो चीज आज 100 रुपए की है साल बाद 110 रुपए की हो चुकी होगी, महंगी हो चुकी होगी, तो हमारा पैसा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है जी, जो 10 किलो आटे की बोरी आज 100 रुपए में आ रही है, 1 साल बाद कितने में आ रही होगी, तो सर मैं 100 रुपए में तो खरीद नहीं पाऊंगा, तो मेरे पैसे की वैल्यू क्या होगी। तो सर जो पैसा अभी मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो बाद में मिलेगा उसकी वैल्यू। अब मैं काम करूं, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। अच्छा, हम सबको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है, मैं सिखाता हूं सर। इस 100 रुपए को डिवाइड कर दें 1 + 10%
रेस टू द पावर 1, इसको डिवाइड कर दे पता है किससे, 1 + 10% रेस टू पावर 2, इसको डिवाइड कर दे पता है किससे, ऐसा, और यही है 5, सॉरी। अब बताओ एक एक करके वैल्यू बताओ इन सबकी। 90.9, अच्छा एक काम करो 91, फिर 83, 60, 48, 40, इन सबको ऐड अप करो, 338। यकीन करो ये लेक्चर 2 महीने बाद ना इधर मार्केट वैल्यू प्राइस आ रहा होगा। हाँ ठीक है जी, आप चेक कर दे जाए। चलो जी, बोर्ड पे देखो दोस्त। अब मुझे एक चीज ये बताओ, कल किसी ने फेसबुक पे वीडियो डाल दी थी, वो गन तो होगा, यहाँ देखें। अब मुझे बताएं, ये आरटीटी की टोटल मार्केट वैल्यू, जो बंदा इस इदारे को खरीदना चाहता है वो 338 रुपए लेके आए, ले जाए इदारा, ऐसा। इसका मतलब आप किसी भी एसेट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, मार्केट वैल्यू, क्या तरीका है, आप उसकी लाइफ डिटरमिन करें, उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकालें और उसको एक अप्रोप्रिएट रेट से क्या कर दें, डिस्काउंट कर दें। अच्छा एक बात बताओ, एक इन्वेस्टर जो एआरटीटी में पैसा इन्वेस्ट करेगा 338 रुपए देके, 338 रुपए देके जब ये इदारा खरीदेगा तो वो इफेक्टिवली क्या कमाएगा, 10% का रिटर्न कमाएगा। कितने का, जिस रेट से तुमने डिस्काउंटिंग की है ना वही कमा के जाएगा। जिस रेट से तुमने डिस्काउंटिंग की है क्या करेगा, अज्यूमिंग के एआरटीटी वाकई 5 साल चले, वाकई 10, 100, 100, 80, 70, 90, इन चारों को ऐड करो जरा, सिंपल सिंपल ऐड करो इनको, सिंपल सीधा सीधा ऐड करो, 400, वो इन्वेस्ट कितने कर रहा है 338, कमा के कितने जा रहा है 440, वो इफेक्टिवली 5 सालों में 10% के करीब हर साल कमा के गया। ठीक है जी, आप चाहो तो मैं एक टेबल बना के उसको प्रूव भी कर दूं। ठीक है जी, कितने कमाएगा वो, 102 यानी 338 रुपए पे एवरेज 5 साल। अच्छा वो बीच बीच में पैसे लेता भी जाएगा ना, जब पहले साल एआरटीटी उसको 100 रुपए देगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, दूसरे साल एआरटीटी उसको 100 रुपए देगा। मेरा एक सवाल है सर, किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है, उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। एक बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कैसे मालूम, उसकी लाइफ डिटरमिन करें, उससे मिलने वाले रेंटल इनकम को लें और क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ऐसा। सर मुझे एक बात बताया, मैंने एक गाड़ी खरीदी है उबर की, उसकी मैं मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, क्या करूं, आप उसकी लाइफ डिटरमिन करें, कैश फ्लो ड्राफ्ट करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, क्या मिल जाएगी आपको, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। सर लेकिन उसकी तो मार्केट वैल्यू मार्केट से भी पता चल जाएगी ना, तो वो मार्केट वालों को क्या अल्लाह मियां ने आके बताया, नहीं उन्होंने भी क्या किया, अंदाजा लगाया कि यार ये कैश मिलेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी बननी चाहिए तो इसकी मार्केट वैल्यू इतनी होनी चाहिए। यानी सर याद रखिएगा, जितनी भी मार्केट वैल्यूज निकलती हैं किसी पॉइंट पे किसी ना किसी ने इसके कैश फ्लोज निकाले होते हैं और क्या मालूम क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम की होती है, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताएं, इसी बुनियाद पे हम कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मालूम करें, किसकी, अब अज्यूम करो गौर से, सुनो जरा सर अच्छे तरीके से, आपने लिया शेयर ओजीडीसी का, क्या लिया, एक शेयर लिया आपने, एक शेयर आपने लिया, आप इसकी मार्केट वैल्यू मालूम करना चाहते, अगर ये शेयर मेरे पास होगा मुझे मिलेगा क्या, वेरी गुड सर, डिविडेंड मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितने साल, डिटरमिन करो, लाइफ ओजीडीसी की लाइफ डिटरमिन करो कितनी होगी, 50 साल, किसने आपको बताया, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कह रहा है मैं एक परपेचुअल स्ट्रक्चर हूं, परपेचुअल स्ट्रक्चर, मैं कयामत तक चलूंगी, कंपनी कह रही है मैं कयामत तक चलूंगी, आप डिटरमिन कर रहे हो 5 साल चलेगी, नहीं भाई वो कह रही है मैं कयामत तक चलूंगी, तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि वाकई ये कंपनी क्या करेगी, कयामत तक चलेगी, ऐसा। इसका मतलब ये कि सर एक कंपनी के अगर मैं शेयर खरीदता हूं सर, इट इज बाउंड कि वो एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, मेरी अजम्पशन होगी कि ये कंपनी
पूरी जिंदगी कयामत तक चलेगी, ऐसा। आप गौर से सुनना मेरे बच्चों, इसका मतलब इधर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, परपेचुइटी का। बोर्ड पे देखना, फोकस, पूरा फोकस, परपेचुइटी। एक चीज होती है एन्युइटी, एक चीज है परपेचुइटी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है? सर एन्युइटी का मतलब हर साल आपको एक पैसा मिलता रहेगा, एक अमाउंट मिलता रहेगा, है हर साल आपको एक अमाउंट मिलता रहेगा। परपेचुइटी का मतलब ये, हेलो मैं क्लास में हूँ, अर्जेंट नहीं कुछ, हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। अरे अरे वो मैंने कल एक बात करनी थी, लेकिन मैं अभी क्लास खत्म करके बताता हूँ, ठीक। अच्छा जी सर सुने, एक चीज है एन्युटी। एन्युटी का मतलब है कांस्टेंट कैश फ्लो आपको एक लिमिटेड टाइम तक मिलता रहे। कौन सा कैश फ्लो? कौन सा? कांस्टेंट कैश फ्लो एक लिमिटेड टाइम तक आपको मिलता रहे। सर मिसाल के तौर पे गौर से सुनना, मिसाल के तौर पे मुझे ओजीडीसी का पता चला जी 50 रुपए का या 5 रुपए का डिविडेंड है। कितने का? 5 रुपए का डिविडेंड है। ओजीडीसी की लाइफ 10 इयर्स है, ठीक है जी। और मैं चाहता हूं अगर मैं ओजीडीसी का शेयर खरीदूं तो मैं कमाऊं 10%। कितना? मैं कौन हूं? एक इन्वेस्टर। मैं ओजीडीसी का शेयर खरीद रहा हूं, ओजीडीसी डिविडेंड कितना देगी मुझे? 5 रुपए। कितने साल तक ओजीडीसी चलेगी? 10 साल तक। 10 साल बाद ओजीडीसी खत्म। सर 10% का मेरा रिक्वायर्ड रेट है। ओजीडीसी के एक शेयर के लिए कितने पैसे दूं ना? 50 रुपए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मर गई ना जी। प्रेजेंट वैल्यू निकालूं इसकी कैसे? मैं बताता हूं सर। मैं निकाल रहा हूं मार्केट वैल्यू, ये बराबर है किसके? ना गौर तो सुनो, मैं कह रहा हूं डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय रेट माइनस एन। ऐसा याद आ रहा है ये फॉर्मूला? कोई आपने 34-35 साल पहले किसी हवेली के कोने में, अच्छा वहां होता था सर, कोई डिविडेंड की जगह कोई, अल्लाह के वास्ते मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका है, डिविडेंड मिलेगा 10 साल। कैसे रखूं इसमें वैल्यूज, कैसे रखूं? आप रखें डिविडेंड की जगह कितना? 5 रुपया। 1 माइनस 1 प्लस रेज द पावर, देखें क्या आ रही है ये मार्केट वैल्यू। कितना? 30 पॉइंट। इसका मतलब है इस एक शेयर को खरीदने के लिए द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई शुड पे इज 30 रुपीज 72 पैसे। ऐसा, इससे ज्यादा मुझे, अगर मैं 30 रुपए में शेयर खरीदता हूं और मुझे हर साल 5 रुपए का डिविडेंड मिलता है, कितने सालों तक? तो सर मैं 10% की इनकम कमा के जाऊंगा। कितने की? अब बताओ सर, शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करना समझ आई? सिंपली आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक्सपेक्टेड डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा बता रहा हूं बेटा रोहन, अगर डिविडेंड कांस्टेंट ना हो तो क्या करना है? अब मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड 10 साल थोड़ी मिलेगा। ओजीडीसी का डिविडेंड कब तक मिलेगा? कयामत। अब बेटा बोर्ड पे देखना, कब तक मिलेगा? तो एक काम करते हैं सर, हम करते हैं जी मार्केट वैल्यू बराबर है, बेटा अल्लाह के वास्ते बिल्कुल चुप करके सुनना है आपने, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस इंफिनिटी। जिस चीज की पावर इंफिनिटी होती है मैथमेटिकली उसकी वैल्यू 0 होती है। ये क्यों होती है ये मेरे बाप को भी नहीं पता, ठीक है जी, मैंने भी सुना है, आप भी सुन लो। जिस चीज की पावर इंफिनिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। अब सुनो सुनो, अगर वैल्यू 0 है तो मार्केट वैल्यू का फंक्शन ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ऐसा, यही है। ये पूरा नोटेशन क्या हो गया? 0 हो गया। डन। अब सुनो 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 सुनो, अल्लाह के वास्ते सिर्फ चुप करके सुनना है। मार्केट वैल्यू डिविडेंड, सर ये 0 तो कुछ उखाड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर आई।
और अगर और इसको सिंप्लीफाई करूं तो मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड ओवर आई, ऐसा। अब बताओ सर, एक कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड बांटती है कब तक बांटेगी? कयामत तक बांटेगी, ऐसा। जब सूर फूका जाएगा वो डिविडेंड देना बंद कर देगी, ऐसा। तो हमने क्या करना है सर, जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमने सिंपली क्या करना है, परपेचुइटी यूज करनी, डिविडेंड ओवर इंटरेस्ट। ये मुझे बताओ क्या है, ये सारे डिविडेंड्स की जो कब तक मिलेंगे? क़यामत तक मिलेंगे, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। एक बंदा कह रहा है अच्छा क़यामत तक तो पता नहीं कितने करोड़ अरब साल होंगे, और भाई अरब साल आगे होंगे लेकिन उनकी प्रेजेंट वैल्यू जीरो भी नहीं होगी। टाइम वैल्यू को जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना होने के बराबर निकली, तो अरब खरब भी कुछ वैल्यू ऐड। अब बताओ सर, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? 5 डिवाइडेड बाय कितना? अब इसका मतलब है मैंने एक चीज सीख ली कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू अगर निकालनी है तो मेरी अजम्पशन ये होगी कि ये कंपनी कब तक चलेगी? क़यामत तक चलेगी। क़यामत तक चलेगी तो मुझे क्या यूज करना है? परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब क्या है सर? किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, जो आपको अमाउंट मिल रही है उसको डिवाइड कर दें किससे? इंटरेस्ट रेट से, पक्का। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ दो बड़ी अजम्पशन है। अजम्पशंस क्या है? कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर और डिविडेंड इज कांस्टेंट, ऐसा। ये दो अजम्पशंस हैं। अब मैं अजम्पशंस को चेंज करता रहूंगा और मार्केट वैल्यू निकालता जाऊंगा, ठीक है जी। हमने पहली चीज सीखी, किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? उसके डिविडेंड्स को प्रोजेक्ट करें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। डिविडेंड्स क्या हो सकते हैं? मे बी कांस्टेंट हो, मे बी कांस्टेंट ना हो। हम पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं डिविडेंड क्या है? कांस्टेंट है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर। कंपनी कब तक चलेगी? क़यामत तक चलेगी। और सर उन सारे क़यामत तक के मिलने वाले डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 50। सर ये केस 1 की हेडिंग डालनी है आपने। किसकी? केस 1 की हेडिंग डालनी है, किसमें? इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपने हेडिंग डालनी है किसकी? ये कॉपी कर लो। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त, कम बैक, वापस आ जाओ। अच्छा जी सर सुने, हमने अपनी पहली अजम्पशन रखी है कांस्टेंट डिविडेंड की। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो। अब थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन। आपने एक चीज सीख ली कि आपने अगर मार्केट वैल्यू मालूम करनी है एक ऐसी कंपनी की विच इज प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, तो आप सर डिविडेंड को सिंपल डिस्काउंट कर देंगे इससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो इन्वेस्टर कमाना चाहता है। ये जितना ज्यादा होगा मार्केट वैल्यू उतनी कम आएगी, ठीक। मैं बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूं तो मैं शेयर सस्ता खरीदूंगा, मैं और ज्यादा कमाना चाहता हूं शेयर और सस्ता खरीदूंगा, मैं बिल्कुल कम कमाना चाहता हूं तो महंगा शेयर भी खरीद लूंगा। डन। अब प्लीज बोर्ड पे देखना बेटा, अच्छे तरीके से समझना। देखो ये वो चीजें हैं जो मैं फंक्शंस के थ्रू नहीं समझाना चाहता, मैं चाहता हूं उसको लॉजिकली समझ लो, ताकि पेपर में जो चीजें हैं ना तो आप उसके जो बैकग्राउंड में थीम चल रही है ना वो आप पिक कर सको, ठीक। ये कंपनी है, इस कंपनी को पैसे दिए मिस्टर ए ने 100 रुपए, इस कंपनी के पास टोटल 100 रुपए। डन। अच्छा ये कंपनी चल रही है मिसाल के तौर पर फार्मा में, फार्मा सेक्टर में चल रही है कंपनी। प्लीज बोर्ड पे देखो, फार्मा सेक्टर में कंपनी चल रही है। 100 रुपए इस कंपनी ने जो है वो अपने पास रखे हुए। किसने दिए 100 रुपए? इन्वेस्टर। फार्मा सेक्टर में आम तौर पे जो आरओई होता है, अभी एक नई टर्म आ गई बीच, ये क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन ये रहता है 20%। मिसाल दे रहा हूं, कितना रहता है? 20% रहता है। बताओ, और ये याद रखना रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बुक वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। बताओ इस कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं? 100 रुपए के। ये हर साल कितने का प्रॉफिट कमाएगी? 20 रुपए का प्रॉफिट, हर साल 20 रुपए का प्रॉफिट। डन। अच्छा गौर से सुनना, मिस्टर ए ने शेयर मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 15%। कितना? 15%। कितना रिटर्न था? किसका रिक्वायर्ड रेट है ये? मिस्टर बी का। मिस्टर बी को मिस्टर ए ने कहा कंपनी 20 रुपए कमाती है और डिविडेंड के तौर पे बांट देती। कितने? 20 रुपए कमाती है और डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। तो मुझे बताओ सर, मिस्टर बी 20 रुपए का डिविडेंड लेगा हर साल, मिस्टर बी को शेयर के लिए कितने पैसे देने चाहिए? 20 रुपए 15% से डिवाइड हो सकता है या आजकल मना है मैथ्स में? 130, 133, ऐसा। मिस्टर बी ने 133 रुपीज दिए मिस्टर ए को और शेयर खरीद लिया।
बताओ कंपनी की जेब में कितने पैसे गए? 1 रुपया भी नहीं गया। वो जो 100 रुपए गए वही गए। कंपनी को नहीं पता बाहर ये ट्रेड हो गई है, कंपनी को पता ही नहीं। बताओ इस ट्रेड के बाद कंपनी के एसेट्स कितने से बढ़ गए? कुछ नहीं बढ़े, उतना ही है। 1 रुपया नहीं बढ़ा, मार्केट वैल्यू बाहर बढ़ गई, लेकिन एसेट्स, बताओ कंपनी का अगले साल का अमाउंट कितना होगा प्रॉफिट का? सेम सेम, कोई चेंज नहीं। बाहर जो मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अब बताओ अगले साल फिर इसने 20 रुपए कमाए। अब इतने में एक बंदा आया मिस्टर सी, उससे कहा मेरा रिक्वायर्ड रेट है 12.5%। इसने बी को बोला मुझे शेयर आपसे खरीदना है। बी ने कहा ये हर साल डिविडेंड देती है, कितने का? 20 रुपीज का। तो सर इसने क्या किया, उसको 12.5 से डिस्काउंट किया। क्या आ गया सर, इसने 160 रुपए बी को दिए और ये शेयर लेके बैठ गया। अब बताओ सर कंपनी को इस ट्रांजैक्शन से क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। कंपनी के अंदर वो अमाउंट जो उसने डे 1 पे इन्वेस्ट की थी उतनी ही बढ़ी हुई है। ऐसा। अब एक बात बताओ सर, क्या कंपनी का डिविडेंड चेंज होता है बार मार्केट डीलिंग्स होने की वजह से? नहीं नहीं। कंपनी कमा रही होती है अपनी जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसी के ऊपर। ठीक है जी, फार्मा सेक्टर से जो कमाएगी हम आगे पास ऑन करेंगे। आगे लोगों की परसेप्शन जो चेंज होती जा रही है, पहले ज्यादा मांग रहे थे, फिर रिटर्न और कम हो गया, फिर रिटर्न और कम हो गया। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, फार्मा सेक्टर में जो कंपनी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, जो बाहर की डीलिंग हो रही है, क्या उससे हमारे एसेट्स चेंज हो रहे हैं? नहीं। क्या बाहर की डीलिंग की वजह से, मार्केट रेट बढ़ जाने की वजह से, ठीक है जी, क्या हमारे डिविडेंड की अमाउंट चेंज हो रही है? नहीं सर। क्या मार्केट वैल्यू डिविडेंड को डिटरमिन करती है? नहीं, डिविडेंड मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करता है। क्या मार्केट वैल्यू डिविडेंड को डिटरमिन करती है? क्या मार्केट वैल्यू बढ़ जाने से डिविडेंड बढ़ गया? क्या मार्केट वैल्यू कम होने से डिविडेंड कम हो गया? नहीं सर, इट्स द डिविडेंड दैट डिसाइड्स द मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको डिसाइड करेगी? मार्केट वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ सर, कंपनी का हर साल का प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए। कंपनी का हर साल का डिविडेंड कितना होगा अगर सारा डिविडेंड बांटती है? 20 रुपए। क्या मार्केट वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट? नहीं सर। जो मुल्क में हालात चेंज होंगे, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट चेंज होता रहेगा, रिक्वायर्ड रेट चेंज होता रहेगा, मार्केट वैल्यू तब्दील होती रहेगी। ये बात समझ आती है? तो दो चीजों में डिफरेंस नोट कर लो। कंपनी के पास जो एसेट्स मौजूद है और जो वो कमाई कर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है बाहर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये बात समझ आती है? क्या कंपनी का प्रॉफिट कंपनी के मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है? नो सर। क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है? यस सर। ये बात समझ आती है? सर इसको जरा सा अपने अल्फाज में लिख लो कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, वो चेंज नहीं होते मार्केट डीलिंग्स की वजह से। ठीक है जी। अब लोग जाते हैं पेपर में और एग्जामिनर यहां उनको ऐसे उठा उठा के फेंकता है और हंस रहा होता है वो। मतलब उस बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उसने कहा जी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट 2% बढ़ गया, ठीक है जी, और रिजल्टिंग इफेक्ट डिविडेंड पे आया 0 इफेक्ट है। लोग उसको बढ़ा देते हैं, लिखता है रिजल्टिंग इफेक्ट डिविडेंड के ऊपर आया, कोई इफेक्ट ही नहीं, और लोग उसको बढ़ा देते हैं, चेंज कर देते हैं जी। देखो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने टेंशन लेना है कि मैंने अपने इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड रेट पहुंचाना है, ये नहीं कि वो डिविडेंड बढ़ा दे अपने, ये नहीं कर सकता वो। कहां बढ़ रहा है मुझे बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्वेस्टर कहेगा कि मेरा रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा है, मुझे जो 15 से 20 चाहिए, तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी। हाँ, कंपनी को टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि यार मैं इसको अगर इसका रिक्वायर्ड, देखो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर जहन में रख के आ रहा है मुझे रिक्वायर्ड रेट ये कमाना है, ठीक है, कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है, आपको पता है कि ये डिविडेंड मिलना है, तो वो डिविडेंड और रेट को देख के डिसाइड करेगा कि मुझे शेयर के लिए कितने पैसे देने। ठीक है जी, ये याद रखना। अब दूसरा बंदा आएगा, वो क्या करेगा? वो डिविडेंड देखेगा, अपना रिक्वायर्ड रेट देखेगा और उसके हिसाब से बिड करेगा कंपनी का शेयर खरीदने की। कंपनी कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। ठीक है, हमारी अजम्पशन है डिविडेंड कांस्टेंट। ठीक है जी, ये हमारी अजम्पशन। जी मेरे बच्चों, जी मुस्तफा सवाल था तुम्हारा बेटा।
अच्छा देखो एक चीज सुनो, इन्वेस्टर कभी भी डिविडेंड ज्यादा नहीं मांगता, इन्वेस्टर रेट कोड करता है। हम कहते हैं यही डिविडेंड है, वो कहता है ठीक है फिर मैं मार्केट वैल्यू कम दूंगा आपको, हैं? देखो मुझे एक बात बताओ, मुल्क में हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बैंकों में सूद का रेट भी कम है, किसी जगह पे इनकम नहीं हो रही है। आपको एक बंदा कहे कि यार ओजीडीसी में आप पैसा इन्वेस्ट करो 12.5% कमाओगे, आप डाल दोगे पैसे। आप सोचो मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर सेक्टर 20% का रिटर्न दे रहा है। अब मैं आपको आज कहूं कि 12.5% पे इन्वेस्ट करोगे, आप कहोगे नहीं यार मुझे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो मुल्क के हालात जैसे चेंज होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज होते हैं, लोगों का रिक्वायर्ड रेट चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और फिर वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली उसी कांस्टेंट डिविडेंड के ऊपर ज्यादा मार्केट वैल्यू या कम मार्केट वैल्यू प्लेस करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर आज हालात बहुत अच्छे हो गए, लोगों ने कहा हमारे पास बेपनाह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, मुझे तो 25% का रिटर्न चाहिए। तो कंपनी पे, कंपनी नहीं करेगी वो 25% का रिटर्न जनरेट, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी चाहती है मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू कम ना हो, फिर वो क्या करे, अब वो कोशिश करेगी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है जी, वो कोशिश करेगी। ये नहीं है कि उसने रिक्वायर्ड रेट ज्यादा मांगा तो एज अ रिजल्ट डिविडेंड चेंज होगा, नहीं। डिविडेंड चेंज होने का एक मोटिवेटर हो सकता है कि हमने पूरी जान मारी, उसके बाद हमने प्रॉफिट्स बढ़ा दिए, खर्चे कम कर दिए, ठीक है जी, ताकि हमारा इन्वेस्टर इसी रेट के ऊपर। एक चीज दिमाग में रखना कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे होल्ड द मेजर शेयर्स, ठीक है जी, और शेयर की प्राइस बाहर जो गिरती है ना, तो कंपनी के डायरेक्टर्स सफर करते हैं, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि कंपनी को ऐसे चलाया जाए कि मार्केट वैल्यू ऊपर ही जाए, नीचे ना, ठीक है ना। अच्छा जी अब सुनो, मार्केट वैल्यू डिपेंड ऑन डिविडेंड, डिविडेंड नॉट डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू, बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों सुनो, अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं सर, ये चीज ज़हन में बिठाने के बाद अज्यूम करो हमारा पहला साल है बिजनेस में, दूसरा साल है बिजनेस में, तीसरा साल है मेरे बच्चों, और चौथा साल है, और पांचवा साल है। हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए के कैपिटल से, कंपनी को पैसे दे दिए कितने, 1,000 रुपए। गौर से सुनो, छोड़ दो लिखना, कंपनी ने इस पे प्रॉफिट कमाया, कंपनी का ROE 20% है, तो बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, 200। इस कंपनी ने कहा भाई क्या रखना अपने पास प्रॉफिट, जो कमाया, जिन लोगों के लिए कमाया उनको दे दो। इस कंपनी ने अपना सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, क्या बचा कंपनी के पास, 1,000। आपको क्या लगता है अगले साल कंपनी 1,000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, नहीं। हमारी असम्पशन होती है कि ROE जनरली कांस्टेंट रहेगा, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उस सेक्टर का एक एवरेज रिटर्न है जो हमें मिलता रहेगा। 1,000 रुपए यहाँ आ गया सर, फिर 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, फिर 200 रुपए का डिविडेंड दे दिया, फिर क्या रह गया, फिर 1,000 रुपए से हमने अगला साल स्टार्ट किया, 200 रुपए कमाए, 200 रुपए का डिविडेंड दिया, क्या बचा, 1,000। फिर 1,000 रुपए से हमने स्टार्ट लिया, 200 रुपए कमाए, 200 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर 1,000 रह गया। सर ये 5वें साल तक ले जाने की नीड नहीं थी, हमें समझ आ गया कि एक कंपनी जो प्रॉफिट रोकती नहीं, सारा बांट देती है, आमतौर पे ऐसी कंपनीज का डिविडेंड कांस्टेंट रहता है। आमतौर पे ऐसी कंपनीज का डिविडेंड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किन कंपनीज का, जो अर्न करती हैं और एक अच्छा खासा 90, 95, 100% का अमाउंट उठा के बांट देती है। आपने पेपर में अज्यूम करना है कि कंपनी 100% डिविडेंड बांटती है। वो कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड देती है उसकी निशानी क्या है, वो कंपनी रिटेन नहीं करती प्रॉफिट, क्या करती है, अगर रिटेन करती तो क्या होता, डिविडेंड कम हो जाता, लेकिन अगले साल के नेट एसेट ज्यादा होते, हम ज्यादा एसेट्स लेके बिजनेस में घुसते तो प्रॉफिट ज्यादा होता। तो ऐसा ऐसा प्रॉफिट ग्रो करता, ऐसा ऐसा डिविडेंड ग्रो करता। यहाँ डिविडेंड ग्रो नहीं होगा, क्यों, जो कमा रहे हो घर लेके जा रहे हो, जो कमा रहे हो घर लेके जा रहे हो, ठेले पे 100 रुपए के टमाटर पड़े होंगे ना, 100 रुपए के टमाटर लिए 120 के बेच दिए, 20 रुपए घर लेकर खा गए, फिर अगले दिन 100 रुपए के टमाटर लाके ठेले पे खड़े हो गए, फिर 120 रुपए का बेचा, तो हर वक्त हमारे ठेले पे क्या पड़ा होगा, 100 रुपए का टमाटर पड़ा होगा, और हम जो कमा रहे हैं। अच्छा व्हाट इफ कि हम सर 100 रुपए का टमाटर 120 में बेचते और 10 रुपए घर लेके जाते, और अगले दिन 110 रुपए का टमाटर लेकर आते, तो फिर सर थोड़े टाइम बाद हमारे 2 ठेले होते, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, कंपनीज को क्या करना चाहिए, सारा जो कमाया बांट देना चाहिए, जो कमाया उसको रिटेन करना चाहिए। बस यही आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ रिस्क मैनेजर फेल हो गए। आपने डिसीजन कैसे दिया,
नहीं, आपको नहीं लगता एक वो 1864 में पैदा हुए जो बुड्ढे हैं, उन्होंने भी किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, वो चाहते हैं कि हम किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें, हलाल की इनकम हो और कॉन्स्टेंटली मिलती रहे, हमारा चूल्हा जलता रहे। वो चाहते हैं ऐसी कंपनीज जिसमें ज्यादा डिविडेंड मिले, तो वो क्या करते हैं, उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जहां इन्वेस्ट करो तो हर साल एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट किसके तौर पे मिले, डिविडेंड के तौर पे मिले। ऐसा तो डिविडेंड ज्यादा देना किसको अट्रैक्ट करता है, उन लोगों को जो शॉर्ट टर्म व्यू रख के बैठे होते हैं कि भाई अब उम्र ही कितनी रह गई है, हम चाहते हैं कि भाई पैसा इन्वेस्ट करें और डिविडेंड खाएं। वो बंदा जो लॉन्ग टर्म व्यू रख के बैठा हुआ है, एक 25-30 साल का प्रोफेशनल है, वो सोच रहा है भाई मेरी अभी तकरीबन इससे जितनी उम्र गुजारी उससे ज्यादा उम्र बाकी है, मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी 50s में पहुंचूं तो मेरे पास ठीक ठाक पैसा मौजूद हो, मुझे अभी रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न कब चाहिए, तो वो यूनिलीवर जैसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा। जो 50 रुपए का शेयर कहां तक पहुंच गया, 16,000 रुपए तक, कह रहा तो डीलिस्ट हो गई है कंपनी, कहां तक पहुंच गया था, 16,000 रुपए का एक शेयर। हाँ, तो कैसे पहुंचा 16,000 तक एक शेयर, सर जो कमाया बांटा नहीं, 5% बांटा, 4% बांटा, शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब बताओ यूनिलीवर जैसी कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट करेगा, एक वो बंदा जिसकी अभी 10 साल की उम्र बाकी है, वो 5 साल की उम्र बाकी है, वो कहेगा नहीं भाई क्या हो गया यार, मुझे तो जिंदगी एंजॉय करनी है, हैं? और जो सर थोड़ा प्रोफेशनल मतलब लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहता है, वो क्या करेगा। अब बताओ सर कंपनी को डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए कम, इट डिपेंड्स कि हम किस किस्म के कस्टमर को, किस किस्म के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टर बेस हम बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, तो कितने लोगों ने टीआरजी में पैसा इन्वेस्ट किया, ये एक बच्चा बैठा बस। टीआरजी एक सट्टे का स्टॉक है, सट्टा समझते हो, कितने लोगों को सट्टा पता है क्या होता है, 3 लोगों को आवाज आई थी, 70 लोग। सट्टा होता है स्पेकुलेशन। आज आपको बात पता चली कि जी शाम में ऑयल कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है जी, आपके पास 1 रुपया नहीं है, 1 टका नहीं है आपके पास, आप गए मार्केट में, आपने कहा 5,000 शेयर खरीद भाई, ठीक है जी। अब उसने कहा अच्छा पैसे 2 दिन बाद देने होते हैं ना, अभी थोड़ी देने होते हैं पैसे, शेयर खरीदने के कितने दिन बाद देने, आप खरीदते गए 4,000 और खरीद, 3,000 और खरीद, चाय मंगवा भाई, हैं, आप ब्रोकरेज हाउस में बैठो खरीदे जा रहे हो, फिर शाम हुई तो रेट बढ़ गया, आपने क्या किया, बेचना शुरू किया। बेचोगे तो पैसे कब मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे। आपने खरीदे थे सर शेयर 10 रुपए में, आप 11 रुपए में बेच के निकल गए, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, ये कब मिलेगा आपको, 2 दिन बाद आप आए, आपने पैसे ले लिए, खत्म। क्या आपकी इतनी औकात थी कि आप इतने शेयर खरीदते, नहीं। आप क्या करने आए थे मार्केट में, मुझे पता था कि रेट बढ़ने वाले, तो मैंने जाके मार्केट में खेल लिया। ये जितने आपको बड़े बिजनेस टाइकून्स नजर आ रहे हैं ना, ये इसी चीज की प्रोडक्ट है। और व्हाट इफ क्या आपको पता चला कि प्राइस नीचे गिरने वाली है, हम पहले गए, हमने ब्रोकर को कहा हमारे पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं, बेचो हमारे शेयर्स। ब्रोकर ने कहा शेयर्स क्या, हमने कहा 2 दिन बाद लाएंगे। ब्रोकर ने बेचना शुरू कर दिए, 11 रुपए में शेयर आपका बेच दिया, शाम हुई प्राइस गिर के 10 रुपए हो गई, हमने क्या किया, खरीद लिया। शेयर मिलेगा कब, 2 दिन बाद, देने कब है, 2 दिन बाद। मार्केट ऊपर जा रही हो तो आपने पहले खरीद के फिर बेचना है, मार्केट नीचे आ रही हो बेच के फिर खरीदना है। ये कौन है, सट्टेबाज, ठीक है जी, इन पे लानत है इन बगैरतों पे, ठीक है जी। ये मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। खैर लेकिन शैतान के पास हर एक चीज का जवाब है ना। आप किसी से आज पूछेंगे यार ये तो गलत बात है, तो वो कहता है जनाब जब एक शेयर एक चीज की प्राइस ऊपर जानी होती है तो इंट्रिंसिकली वो अंडर वैल्यूड चीज है, और मार्केट को उसकी वैल्यू पता चली है तो लोग खरीदने जा रहे हैं तो बढ़ेगी प्राइस। और अगर एक चीज ओवर वैल्यूड है तो इंट्रिंसिकली मार्केट को पता चल गया कि ओवर वैल्यूड है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर आप बहस नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड बांट सकती है, लास्ट टाइम हमने क्लास में एग्जांपल डिस्कस की, वो एमसीक्यूज नोट किया, ठीक है जी। मैंने बताया था कि यार वो रिस्क जिसमें पॉजिटिव साइड नहीं हो सकता, जैसे हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ पर जो है वो पोछा लगाया, कोई बंदा स्लिप हो सकता है, पाउंड टूट सकता है उसका, ये रिस्क है। इसमें पॉजिटिव साइड तो कुछ भी नहीं होगी ना। हमने सोचा कि भाई हम हर साल हमारे इस फ्लोर पे 2 लोग जो है वो, या 3 बंदे जो है वो इंशाल्लाह उनके पाँव टूटेंगे, तो उसमें पॉजिटिव साइड नहीं है कुछ। पॉजिटिव साइड क्या है मैं बताता हूँ। एक रिस्क ऐसा होता है कि यार शायद हम 10% पैसे इन्वेस्ट करें, 10% हम लूज करें, लेकिन चांस ये भी है कि हम 20% कमा भी सकते हैं, इसमें डाउन साइड भी है
पॉजिटिव साइड भी है, एक ऐसा रिस्क जिसमें सिर्फ डाउन साइड ही हो, वो कहलाता है प्योर रिस्क। एग्जाम में सवाल पूछ लिया, हमने क्लास में डिस्कस किया था एक रेलेवेंट चीज, ठीक है जी। मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं दिमाग में रखना है, ठीक है। मुझे बताओ कौन सी कंपनी 100% प्रॉफिट बांटती है और कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है? 100% प्रॉफिट बांटने वाली। तो सर उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? आर अपॉन आई। वेरी गुड सर, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पक्का? एक कंपनी ने डिविडेंड दिया 20 रुपए का, इन्वेस्टर कह रहा है मैं ये 100 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। बताओ इन्वेस्टर जहन में क्या रख के है, कितना रिटर्न कमाना चाहता है, कितना रिटर्न कमाना चाहता है? एक कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड देती है, कहता है मैं इसके शेयर को 100 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो बताओ कितना? 20%। ऐसा? तो सर आप मार्केट वैल्यू रख के क्या मालूम कर सकते हो? के मालूम कर सकते हो, के रख के आप क्या कर सकते हो? मार्केट वैल्यू मालूम कर सकते हो। आपको सवालात दूं इसके ऊपर, ये कॉपी करोगे? ये कॉपी कर लो सर शॉर्ट, ठीक है जी। आओ जरा दोस्त एक छोटा सवाल हम देखते हैं। ऑफ नहीं हुआ है बेटा, अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, हैं? FAR 2 है। चलो मैं भी इसी वीक अपनी FAR 2 की क्लास लगा देता हूँ तुम लोग के साथ। FAR 2 में हम शुरू करेंगे IAS 21 से। हाँ 100% कोर्स पढ़ाऊंगा। हैं भाई, मैं पहले मैं ही पढ़ाता था। हैं नहीं, मैंने सोचा इस दफा फारिग हूं, कुछ भी करने को नहीं है। बस मुझे सवाल सॉल्व करके दो। सुनो दोस्त, ये सारी कंपनीज हैं 4, वो प्रॉफिट भी जो कमाती होगी सारा बांट देती होगी। वन 47 पॉइंट। अच्छा एक शेयर की वैल्यू कैसे निकाली? ए की? अच्छा मैं ए आपके साथ सिर्फ कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें करना क्या। सर प्रॉफिट है मेरे पास, तो टोटल है ना, टोटल प्रॉफिट है। ये निकाल सकते हो कि प्रॉफिट पर शेयर कितना? डिविडेंड पर शेयर कह दूं उसको, क्योंकि 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कितना? 18 पॉइंट। अच्छा फिर हमने क्या निकालना है सर? मार्केट वैल्यू पर, ये निकलेगी सर इस तरह के, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड कितना है? 18.4। कितना आ रहा? 147.2। ये एक शेयर की वैल्यू है। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 147.2 मल्टीप्लाई बाय 3.68 मिलियन। पक्का? सर ये आ गई 3.68 मिलियन, यहां आ गया, और इधर आ गया कितना? इस तरह मुझे आप बाकी का टेबल कंप्लीट करके दे शाबाश। लग गया जी? हो गया क्या? रही जी मार्केट वैल्यूज। अच्छा दो मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है। अच्छा प्लीज बोर्ड पे देख लेना। सर मेरे पास कंपनी बी में क्या सिनेरियो है? सर कंपनी बी का क्या हिसाब किताब है? सर 250 रुपए मार्केट प्राइस है पर शेयर,
और कंपनी की, पहले बताओ मेरे पास डिविडेंड पर शेयर कितना है? डिविडेंड है हमारे पास कितना जी? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000 कितना? 40। अब बताएं सर मेरे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है? 18.75 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000 कितना? 16। ये कितना है चाचा? ये कितना है? 250। अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। सिक्सटीन इधर इधर डायरेक्ट 2.5 लाख को डिवाइड कर दो। कितना? अब एक बच्चा कह रहे सर ये कैसे आपको पता चला कि ये ऐसे करना है? और वही 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, वो सारा डिविडेंड होगा। ठीक है जी, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ मार्केट वैल्यू, इंटायर डिविडेंड डिवाइड बाय इंटायर मार्केट वैल्यू। इधर डी कितना जनाब? 60,000 शेयर है मेरे पास, डिविडेंड पर शेयर निकालो कितना? 30 पक्का। और वो निकला ऐसे कि तुमने 1.8 मिलियन को कितना निकला? अच्छा सर मेरे पास डिविडेंड के बाद मार्केट वैल्यू 8% की इक्विटी है ना, तीस डिवाइडेड बाय 8% कितना? और मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी, शेयर्स कितने? 60,000 60। अच्छा दोस्त एक चीज सुन लो, आपको मैंने एक होमवर्क का ना वो मैंने एक ग्रुप पे डाल दिया, सब पे नहीं डाला। 2 मिनट रुक जाओ ताकि तुम लोग के पास आ जाओ।